हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं बच्चों। तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही व्यस्त भी होंगे, क्योंकि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग इतिहास का जो है चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, यूरोप जो एक महाद्वीप है हम लोगों का, इसमें जो है 40 से 48 देश इसके अंदर में आते हैं। और इसके में जो है यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का जो है उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद कैसे लागू हुआ और राजशाही को ख़त्म करके जो है राष्ट्रवाद कैसे लागू हुआ, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए चलते हैं। तो हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का जो है सभी बच्चे लाभ ले सके। तो बच्चों, इस चैप्टर से जो है आप लोगों का जो है 10th क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख से, तो यहाँ से जो है आप लोगों का लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों का। तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रवाद का जन्म स्थान किसे कहा जाता है? हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 को पढ़े थे, जिसमें कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, कहाँ से आया। इसमें जो है एक बहुत सारे जो है नेता थे, जिसमें बिस्मार्क था, नेपोलियन था, बहुत सारे ऐसे नेता आए जो इसको जो है राष्ट्रवाद को जो है राष्ट्रीयवाद को लागू करने का कोशिश किया, और अंतिम में जो है राष्ट्रवाद लागू हो गया। तो ये राष्ट्रवाद जो है, इसका जन्म स्थान कहाँ से है, कौन किसे कहा जाता है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, राष्ट्रवाद का जन्म स्थान किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रवाद का जन्म स्थान जो है फ्रांस को कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो है इसका जो है स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रवादी क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, जिसमें पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ, तो इसका मुख्य कारण क्या था। फ्रांस फ्रांस में जो है पहले जो है राजशाही चलता था, राजा का हुकूमत चलता था, जिसके कारण जो है क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को जो है राजा के जो है अंडर में रहने का जो है शौक नहीं था। उन लोग स्वतंत्र आज़ाद होना चाहता था, जिसके कारण जो है वहाँ पे बहुत सारी क्रांति हुई। फ्रांसीसी 1800 फ्रांसीसी क्रांति हुई, और जिसमें कि स्वतंत्र, जिसमें नारा था कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी सभी श्रेणी के लोग को जो है स्वतंत्र और समानता अधिकार मिले। तो फ्रांसीसियों का क्रांति मुख्य नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी सभी इंसान को जो है स्वतंत्र रहे और आज़ाद रहे, और सभी को जो है समानता मिले। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये किस देश से था, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रांस के रहने वाले थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रांस के रहने वाले थे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, नेपोलियन ने किस संहिता को लागू किया था। नेपोलियन ने किस संहिता को लागू किया था? वियना संधि को, या फिर जो है नेपोलियन संहिता, या फ्रैंकफर्ट संधि, या फिर बर्लिन संधि। तो नेपोलियन का जो है जीवनी को अगर आप पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन का जो है तुरंत जवाब देंगे आप लोग। तो जल्द से जल्द इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन ने किस संहिता को लागू किया था, यानी कौन सा क्रांति, कौन सा संहिता को लागू किया था? तो नेपोलियन संहिता को जो है लागू किया गया था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, वियना कांग्रेस कब हुई। वियना कांग्रेस कब हुई? ये जो है 1789 में हुआ, 1815 में, 1848 या फिर 1871। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1815 में जो है वियना कांग्रेस हुई थी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। वियना कांग्रेस का जो उद्देश्य क्या था? यह एक संगठन था वियना कांग्रेस, जिसका एक उद्देश्य होता है, हर एक पार्टी का जो एक एक उद्देश्य होता है। तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ, लोकतंत्र फैलाना, राजतंत्र बहाल करना, उपनिवेश बनाना, दास प्रथा समाप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कि राजतंत्र बहाल करना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, वियना कांग्रेस का मुख्य नेता कौन था। वियना कांग्रेस का मुख्य नेता कौन था? बिस्मार्क था, मेटरनिक था, गेरिबाल्डी था, या मेजिनी था।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग जल्द से जल्द बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटरनिक था। मेटरनिक के जीवनी को अगर आप पढ़े हैं तो ये जो है इस क्वेश्चन का आप जवाब आराम से दे सकते हैं। तो वियना कांग्रेस का मुख्य नेता मेटरनिक था। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसमें पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वस्तुकार कौन था। जर्मनी का जो एकीकरण कर रहा था, यानी जर्मनी के अंदर में जो है बहुत सारे लगभग 300 राज्य थे, तो उसका एकीकरण करने का जो है वस्तुकार जो होता है वो कौन है, तो यहाँ पे बताना उनका नाम। तो केवूर है, गेरिबाल्टी है, बिस्मार्क है या हिटलर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। जो जर्मनी के एकीकरण अगर आप लोग पढ़े हैं सही से, तो इसका जो है जवाब आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कि ये ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बिस्मार्क है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य वस्तुकार कौन था, तो बिस्मार्क था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे, जिसमें पूछा गया है बिस्मार्क किस नीति के प्रसिद्ध था, के लिए प्रसिद्ध था। बिस्मार्क का जो नीति था, उसका जो विचार था, वो किससे प्रसिद्ध था। अहिंसा से, सत्याग्रह से, रक्त और लोहा से, या उदारवाद से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जल्द से बताएंगे। तो बिस्मार्क का नीति के लिए प्रसिद्ध था ये जो रक्त और लौह, यानी सभी के पक्ष की, सभी का पक्ष का बात करता था, सभी के लिए समानता की बात करता था, इसीलिए ये नारा दिया था, रक्त और लौह। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1848 में हुआ था, 1866 में, या फिर 1871 या 1814। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1871 में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई। जर्मन जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई, बर्लिन में, फ्रैंकफर्ट में, या वर्साई में, या वियना में। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्साई में हुआ था। जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी, वर्साई में हुई थी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया इटली के एकीकरण का नेता कौन था। इटली का जो एकीकरण हुआ उसका नेता कौन था, बिस्मार्क था, मेजेनी था, मेटरनिक था, या लुई फिलिप था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताएंगे। इटली के एकीकरण का नेता का जो है मुख्य नेता कौन था, मेजेनी था। जो मेजेनी वहाँ के लोगों को जो है लोगों की भावनाओं को जो है समझता था, और जो है वो अच्छी तरीके से जो है लोगों की भावना को समझ करके, विचार विमर्श करके जो है वो जो है वहाँ का एकीकरण करवाया, और वहाँ के लोगों को जो है पक्ष का बात को रखता था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया है यंग इटली संगठन किसने बनाया। यंग इटली संगठन किसने बनाया, गेरिबाल्डी ने बनाया, मेजिनी ने बनाया, केवूर ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मेजिनी ने बनाया था। यंग इटली संगठन किसने बनाया, मेजिनी ने बनाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, इटली के प्रधानमंत्री केवूर किस क्षेत्र से थे। इटली के जो प्रधानमंत्री था केवूर किस क्षेत्र से थे, रोम, वेनिस, या सर्डिनिया, पिटमाउंट, या नेपल्स। इटली के प्रधानमंत्री केवूर किस क्षेत्र से थे। इटली का जो एकीकरण हुआ उसके बाद वहाँ का जो प्रधानमंत्री बना, तो वो किस क्षेत्र के थे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्डिनिया पिडमाउंट के थे। सर्डिनिया पिडमाउंट के थे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, गेरिबाल्डी किस सेना का नेता था। गेरिबाल्डी किस सेना का नेता था। गेरिबाल्डी जो थे ये किस सेना के नेता थे, लाल कुर्ताधारी, काली सेना, या श्वेत गार्ड, या नीली सेना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो काली सेना का जो है ये नेता थे, कौन, गेरिबाल्डी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। इटली के अंदर में जितने भी राज्य थे सब अलग अलग मानसिकता के लोग थे, तो उन लोगों को जो है इकट्ठा करके जो है अपना जो है एक देश बनाया, जिसका नाम इटली पड़ा। और ये इटली का जो है सारे राज्यों को जो है एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया को जो है एकीकरण कहा जाता है। तो इटली का जो एकीकरण कब हुआ आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो 1870 ईस्वी में जो है इसका एकीकरण पूर्ण हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया है जर्मन संसद को क्या कहा जाता था। जर्मन के जो सांसद होते थे, जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं, उसको जो है जब एमपी को चुना जाता था
तो सांसद को यानी एमपी को क्या कहा जाता था? जर्मन देश में जो है वहाँ के लोग सांसद को क्या कहा जाता था? सांसद को क्या कहा जाता था? ड्यूमा या पार्लियामेंट या फिर राई खस्टांग या फिर सीनेट? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन क्या होगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। राइक स्ट्रॉन्ग बताया था, राइक स्ट्रॉन्ग है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया है 1948 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? 1848 की क्रांति जो हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी ये बताना है आप लोगों को। तो 1848 की क्रांति जो है फ्रांस में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1848 का जो है मुख्य क्रांति का उद्देश्य क्या था? धार्मिक सुधार, आर्थिक संकट, उपनिवेश विस्तार या युद्ध? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक संकट हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है फ्रैंकफर्ट संसद किस देश से जुड़ी थी? फ्रैंकफर्ट संसद किस देश से जुड़ी थी? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ऑस्ट्रिया से? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो जर्मनी से जुड़ा हुआ था। फ्रैंकफर्ट संसद किस देश से जुड़ी थी? जर्मनी से जुड़ा था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, राष्ट्रवाद की भावना किससे मजबूत हुई? राष्ट्रवाद की भावना किससे मजबूत हुई? सामंतवाद से, औद्योगिक क्रांति से, उपनिवेशवाद से या धर्म युद्ध से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया राष्ट्रवाद की भावना किससे मजबूत हुई? यानी राष्ट्रवाद की भावना जो पूरा दुनिया में जो फैला, तो ये किसकी भावना से जो ये मजबूत होते गया और सबको अच्छा लगने लगा, जितने भी पब्लिक थे सभी को अच्छा लगने लगा। तो कौन से किसके वजह से जो है ये राष्ट्रवाद की भावना सबके अंदर जागने लगा? सामंतवाद के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, उपनिवेशवाद के कारण, धर्म युद्ध के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के कारण जो है राष्ट्रवाद की भावना सबके अंदर जगने लगा, क्योंकि उद्योगपति जितने भी लोग थे उन पर जो है राजा का जो है बहुत बड़ा लगान होता था, इसलिए जो है सभी उद्योगपति मिलकर के जो है अपने आप को आज़ाद और स्वतंत्र करना चाहता था। इसलिए जो है सबको राष्ट्रवाद को जो है अपनाने का काम किया। जितने भी उद्योगपति थे, जितने भी लोग थे, वहाँ के जितने भी पब्लिक थे, जितने भी सब कोई जो है अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए जो है राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, राष्ट्रवाद में जनता की संप्रभुता का मतलब है? राष्ट्रवाद में जनता की संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इस चीज को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए में दिया हुआ, राजा सर्वोच्च, जनता सर्वोच्च, सेना सर्वोच्च या चर्च सर्वोच्च? यानी राष्ट्रवाद में जनता की संप्रभुता का मतलब क्या होता है? यानी जब जो है राष्ट्रवाद लागू हुआ तो जनता के संप्रभुता का मतलब क्या होता है? यानी सबसे सर्वोच्च किसे माना जाएगा? राष्ट्रवाद के अंदर में सबसे उच्च जो है माना जाएगा जनता सर्वोच्च माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो राष्ट्रवाद में जनता के हित में जो है सारे फैसले लिए जाते हैं और जनता जिसको चुनेंगे उसी को सरकार बनाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किस देश ने शुरू किया? फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किस देश ने शुरू किया? जर्मनी ने, फ्रांस ने, इटली ने, स्पेन ने? क्वेश्चन नंबर 24 का जो है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो फ्रांस ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किस देश ने शुरू किया? फ्रांस ने किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया राष्ट्रवाद का प्रतीक मेरियन किस देश से जुड़ा है? राष्ट्रवाद का प्रतीक मेरियन किस देश से जुड़ा है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। राष्ट्रवाद का प्रतीक मेरियन किस देश से जुड़ा है? मेरियन किस देश से जुड़ा है? फ्रांस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर एक नंबर वाला जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का जो है 1 नंबर या क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें कि यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं और इसको देखते हैं क्या है। जर्मानिया किसका प्रतीक थी? जर्मानिया जो है ये किसका प्रतीक था? तो ये जर्मनी का था। मेरी एन
क्या दर्शाती है? मेरी एन जो ये क्या दर्शाती है? स्वतंत्रता और गणराज्य को दर्शाता है। मेरी एन एक लोगो होता है, एक जो है जैसे भारत का जो है सत्य में जयते है, उसी तरह जो है मेरी एन एक जो है लोगो है, जिसको क्या दर्शाती है? तो स्वतंत्रता और गणराज्य को दर्शाती है। जर्मनी का एकीकरण किस राजा के अधीन हुआ? यानी जर्मनी का एकीकरण किस राजा के खिलाफ हुआ था? तो विलहेम के खिलाफ में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उसके बाद पूछा गया है इटली का पहला राजा कौन था? तो इटली का जो है पहला राजा विक्टर इमैनुएल था। इटली का पहला राजा विक्टर इमैनुएल था। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का शासक कौन था? ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का शासक कौन था? मेटरनिक था। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का शासक कौन था? मेटरनिक था। 1834 का जोलवेरिन किससे जुड़ा था? 1834 का जोलवेरिन किससे जुड़ा था? जर्मन आर्थिक संघ से जुड़ा हुआ था। 1834 का जोलवेरिन किससे जुड़ा था? जर्मन आर्थिक संघ से जुड़ा हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों के लिए जो है हर एक पॉइंट को जो है अच्छी तरीके से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। यहाँ से भी आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है और समझना है। कोई भी एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसलिए क्या आने वाला समय में जो है हो सकता है कि आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो फिर आप छूट जाएंगे, आपका नंबर कम हो जाएगा। इसलिए हर एक पॉइंट को आपको देखना है, गहराई से देखना है और समझना है। जोलवेरिन का उद्देश्य क्या है? जोलवेरिन का उद्देश्य व्यापारिक बाधाएं हटाना। जोलवेरिन का उद्देश्य है व्यापारिक बाधाएं हटाना। नेपोलियन की हार कहाँ हुई? नेपोलियन की हार कहाँ हुई? वाटरलू में हुआ। नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी? वाटरलू में हुई थी। वाटरलू की लड़ाई कब हुई? वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1815 में हुई थी। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया था? जब जहाँ पे राजशाही होता है वहाँ पे अगर राष्ट्रवाद आप लागू करेंगे तो राजा लोग जो है उसको जो है उसका विरोध करेगा। उसी प्रकार से राष्ट्रवाद का जो है विरोध करने वाले राजा का नाम क्या था? मेटरनिक था। 1848 की क्रांति में किस वर्ग की मुख्य भूमिका थी? 1848 की क्रांति में किस वर्ग की मुख्य भूमिका थी? मध्यम वर्ग की। 1848 की क्रांति फ्रांस में जो हुई थी तो उसमें मुख्य भूमिका कौन निभाया? तो मध्यम वर्ग के लोग जो है मुख्य भूमिका निभाया। इटली पहले कितने भागों में बांटा था? इटली पहले कितने भागों में बटा हुआ था? तो 7 भागों में बटा हुआ था। इटली कितने भागों में बटे हुए थे? 7 भाग में बटे हुए थे। सर्डिनिया का शासक कौन था? सर्डिनिया एक देश है, उसका शासक कौन था? विक्टर इमैनुएल था। सर्डिनिया का शासक कौन था? विक्टर इमैनुएल था। गेरिबाल्डी ने किस क्षेत्र पर कब्जा किया? गेरिबाल्डी ने किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? सिसिली क्षेत्र में जो है कब्जा किया था। रोम किस वर्ष इटली में मिला? रोम किस वर्ष इटली में मिला? 1870 ईस्वी में मिला। रोम जो है किस वर्ष इटली में मिल गया था? 1870 ईस्वी में मिल गया था। जर्मनी के एकीकरण में कितने युद्ध हुए? जर्मनी के एकीकरण में कितने युद्ध हुए? जर्मनी के एकीकरण में कितने युद्ध हुए थे? जर्मनी जब अलग अलग राज्य में बटा हुआ था तभी जो है उसका एकीकरण करने में कितने बार युद्ध हुआ था? तो 3 बार युद्ध हुआ था। पहला युद्ध किससे हुआ था? डेनमार्क से हुआ था। जर्मनी का एकीकरण करने में सबसे पहला युद्ध जो है डेनमार्क से हुआ था। दूसरा युद्ध किससे हुआ था? ऑस्ट्रिया से हुआ था। तीसरा युद्ध फ्रांस से हुआ। जर्मनी के एकीकरण करने में 3 बार युद्ध हुआ, जिसमें पहला युद्ध जो है डेनमार्क से हुआ, दूसरा युद्ध जो है ऑस्ट्रिया से हुआ और तीसरा युद्ध जो है फ्रांस से हुआ। उसके बाद जो है अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर 45 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि फ्रेको पर्सियन युद्ध कब हुआ? फ्रेको पर्सियन युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रवाद का संबंध किस विचारधारा से है? राष्ट्रवाद का संबंध किस विचारधारा से है? उदारवाद से है। उदारवाद किसका समर्थक करता है? स्वतंत्रता का जो है समर्थक करता है। उदारवाद में यानी सभी जो है आवाम का जो है पक्ष में फैसला होता है, इसीलिए उसको जो है स्वतंत्रता बोला जाता है। राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था? राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था? छपाई प्रेस,
यूरोप में क्रांति का वर्ष, यूरोप में क्रांति का वर्ष 1848 है। यूरोप में क्रांति का वर्ष 1848 में जब फ्रांस छिपता है, कथन किससे जुड़ा है? मेटरनिख से। जब फ्रांस छिपता है, यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो मेटरनिख से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद ने किस व्यवस्था को चुनौती दी? राष्ट्रवाद ने किस व्यवस्था को चुनौती दी? सामंतवाद को। वियना कांग्रेस में कितने देश शामिल थे? वियना कांग्रेस में कितने देश शामिल थे? तो प्रमुख 5 देश शामिल थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, ये जो है पॉइंट है। तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना 1848 ईस्वी में हुई। जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? पर्सा के नेतृत्व में हुआ। पर्सा का प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था। पर्सा का प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था। रक्त और लौह का भाषण कब अपनाया? रक्त और लौह का भाषण कौन अपनाया? 1862 में अपनाया। और किसने अपनाया? मेटरनिख ने। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, ये अगला पॉइंट देखेंगे, इटली के एकीकरण में फ्रांस ने किसकी मदद की? इटली के एकीकरण में फ्रांस ने किसकी मदद की? सर्डिनिया की मदद की। इटली के एकीकरण में फ्रांस ने किसकी मदद की? सर्डिनिया की मदद की। ऑस्ट्रिया किस देश ऑस्ट्रिया किस क्षेत्र का शासन करता था? ऑस्ट्रिया किस क्षेत्र का शासन करता था? लोम्बार्डी वेनेटिया का। राष्ट्रवाद से किस भावना का विकास हुआ? राष्ट्रवाद से किस भावना का विकास हुआ? एकता का। जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक रंग क्या है? जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक रंग है काला, काला, लाल, सोना। जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक रंग है काला, लाल, सोना। इटली का झंडा किस रंगों का है? इटली का झंडा किन रंगों का है? इटली का झंडा किन रंगों का है? हरा, सफेद, लाल। हरा, सफेद, लाल। हरा, सफेद, लाल। इटली का झंडा किन रंगों का है? हरा, सफेद, लाल। फ्रांस का झंडा कैसा है? नीला, सफेद, लाल। नीला, सफेद, लाल। राष्ट्रवाद के कारण किस साम्राज्य का पतन हुआ? ऑस्ट्रियाई का। राष्ट्रवाद के कारण किस साम्राज्य का पतन हुआ? ऑस्ट्रियाई का। राष्ट्रवाद का विरोध करने वाली नीति कौन था? राष्ट्रवाद का विरोध करने वाली नीति रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी राष्ट्रवाद का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जो है पुराने रस्म और रिवाजों को मानने वाले थे, इसलिए जो है राष्ट्रवाद का विरोध कर रहे थे। रूढ़िवाद क्या चाहता था? परंपराओं की रक्षा, यानी उसके जो है जितने भी पूर्वज जो करके आए हैं वही काम करने के लिए जो है रूढ़िवादी चाहता था कि परंपराओं की रक्षा करना मेरा धर्म है। उदारवाद क्या चाहता था? संविधान। उदारवाद यानी राष्ट्रवाद, कुछ लोग जो थे जो क्या चाहते थे? संविधान चाहते थे कि सबके लिए कानून और संविधान सब बराबर हो। राष्ट्रवाद किससे जुड़ा है? राष्ट्रवाद किससे जुड़ा है? राष्ट्रीय पहचान से। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस सदी में हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस सदी में हुई? 18वीं शताब्दी में हुई। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद किससे फैला? 19वीं सदी में राष्ट्रवाद किससे फैला? क्रांतियां से। फ्रांस में राजतंत्र की वापसी कब हुई? फ्रांस में राजतंत्र की वापसी 1815 ईस्वी में हुई। जर्मनी के एकीकरण के बाद सम्राट कौन बना? जर्मनी के एकीकरण के बाद सम्राट कौन बना? विल्हेम ने बना। राष्ट्रवाद ने किसे बढ़ावा दिया? लोकतंत्र को। यंग यूरोप संगठन किसने बनाया? मैजिनी ने बनाया। यंग यूरोप संगठन किसने बनाया? मैजिनी ने बनाया। मैजिनी किस देश से था? इटली देश से था। राष्ट्रवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीयवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीयता, यानी देश के सभी नागरिक आजाद हो। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट को देखेंगे, इटली का एकीकरण किस दशक में पूरा हुआ? 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किस महल में घोषित हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस महल में घोषित हुआ? अरसाई में। राष्ट्रवाद से कौन सा युद्ध प्रेरित हुआ? फ्रेको पर्सियन। राष्ट्रवाद से कौन सा युद्ध प्रेरित हुआ?
राष्ट्रवाद से कौन सा युद्ध प्रेरित हुआ? फ्रेंको पर्शियन। राष्ट्रवाद ने किस विचार को जन्म दिया? राष्ट्रवाद ने किस विचार को जन्म दिया? राष्ट्रवाद ने किस विचार को जन्म दिया? राष्ट्र राज्य। राष्ट्रवाद से पहले यूरोप में क्या था? राष्ट्रवाद से पहले यूरोप में क्या था? साम्राज्य था। राष्ट्रवाद से पहले यूरोप में क्या था? साम्राज्यवाद यानी राजा का हुकूमत था। राष्ट्र का राष्ट्रीय का शासक परिवार हेबसबर्ग था। हेबसबर्ग कैसे था? राष्ट्रीय का शासक परिवार हेबसबर्ग था। जर्मन एकीकरण के समय फ्रांस का शासक नेपोलियन था। राष्ट्रवाद का संबंध किससे नहीं है? राष्ट्रवाद का संबंध किससे नहीं है? सामंतवाद से। वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में व्यवस्था शक्ति संतुलन। जर्मनी पहले क्या कहलाता था? जर्मन संघ। राष्ट्रवाद से किसकी शक्ति बढ़ी? मध्यम वर्ग की। इटली की राजधानी कहाँ थी? रोम थी। जर्मनी का राजधानी कहाँ था? बर्लिन था। फ्रांस की क्रांति ने किसे प्रेरित किया? यूरोप को प्रेरित किया। राष्ट्र की विचारधारा किससे फैलाई? बुद्धिजीवी से। राष्ट्रवाद से कौन सी कला शैली बढ़ी? रोमांटिसिज्म क्या बढ़ाता है? भावनाएं। राष्ट्रवाद में भाषा का महत्व बहुत अधिक। जर्मन की सामान्य भाषा क्या थी? जर्मन। इटली की सामान्य भाषा क्या थी? इतावली। राष्ट्रवाद का परिणाम क्या है? एकीकृत राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किससे टकराया? बहुराष्ट्रीय साम्राज्य से। यूरोप में राष्ट्र की सबसे बड़ी लहर 1848। राष्ट्रवाद ने आधुनिक किस व्यवस्था को जन्म दिया? राष्ट्र राज्य। राष्ट्रवाद का मूल सिद्धांत क्या था? एक राष्ट्र एक पहचान। तो बच्चों ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और जिसमें कि जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर के जो है राष्ट्रवाद के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सारे ऑब्जेक्टिव को जो है आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो और जो है आप लोगों को करना क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव को जो है यहाँ पे पढ़ाए हैं सारे ऑब्जेक्टिव को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद जो है इसको जो है अपने से मॉक टेस्ट लगाइएगा कि इसमें जो है कितना क्वेश्चन आपका सही होता है कितना गलत होता है। तो इससे आपका जो है एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव याद है कितना नहीं है, तो आपका आईक्यू लेवल क्या है सब कुछ पता चल जाएगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।